क्लियर है? आइए क्लास पर चलते हैं। देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर, हिंदी में इसको वन डे ग्राफ जनित्र बोलते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो जो वन डे ग्राफ जनित्र ये बताओ बेटा, ये सही दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? एक बार लिख के भेज दीजिए, ये लिखा हुआ सही दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा, यही तो। अब बताइए गोविंद साहब, अब देख के बताओ सभी फटाफट, अब सही है? दिख रहा है? बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट आ रहा है। अब सही है। चलिए, वन डे ग्राफ जनित्र पर बेटा चर्चा कर रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक है वांडे। कौन से वैज्ञानिक? वांडे, जिन्होंने 1931 में एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया, यानी ऐसा जनरेटर तैयार किया जिससे वो उच्च विभव या आवेशित कणों को त्वरित कर सकते थे या उच्च विभव स्थापित कर सकते थे। उच्च विभव जो कि 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है। 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र से, और उच्च विभव जो होता है वो 10⁶ लगभग मिलियन वोल्ट, लगभग जो है मिलियन वोल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो ये वैल्यू इसकी है, इतना उत्पन्न किया जा सकता है। और कितना क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं? 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का। तो इसके पहले बेटा, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ आवश्यक तथ्य आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल में भी पढ़ा था, एक उसमें ऐसे एक शब्द आता है कोटा गुहा, इस प्रकार से उसमें फिर आवेश ये सब बाहर चला जाता है। तो इन सब की स्थिति को समझने के लिए पुस्तक आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें चालक के बारे में हम लोग जानेंगे और चालक में स्थिर वैद्युतिकी का जो इफेक्ट है उसको समझेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का चालक,
तो बेटा चालक तो जानते हो कंडक्टर है कि चालकों में गतिशील आवेश, यानी आवेश जो होता है वो गतिशील आवेश है उसको प्रवाहित कराने के लिए, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं, अनियमित रूप से गतिमान होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो चालकों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालकों में क्या होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो कि अनियमित रूप से चालक के अंदर, जैसे धातु है तो धातुओं के अंदर अनियमित रूप से क्या करेंगे? गति करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन उस क्षेत्र की किस दिशा में जाएगा? विपरीत दिशा में। तो जब बेटा ये विपरीत दिशा में जाएगा, और अगर इसी जगह पर धनावेश उत्पन्न होता तो क्षेत्र की दिशा में चलता, इलेक्ट्रॉन है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि कोई अगर धातु का, यानी कि कोई भी चालक अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थापित कर दे तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, तो उनका जो गमन होगा वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये होते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट, चालक के भीतर, ये आप लोगों को याद रखना है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, याद रखना। या तो ऐसे लिखते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात इक्वल टू 0। चालक के भीतर, याद रखिए, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र का क्या होगा? शून्य होगा। अब स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसका मतलब ये है कि चालक के अंदर जो स्थैतिक स्थिति होती है, तो जब स्थैतिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हो। स्थैतिक स्थिति, इसी को हम स्थिर विद्युत की बोलते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उस कंडीशन को हम स्थिर विद्युत की बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा? शून्य होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। स्थैतिक स्थिति में जब चालक के भीतर जो आवेश होते हैं वो गतिमान नहीं होते हैं, तो चालक के भीतर धारा नहीं बहती। जब धारा नहीं बहती तो इसका मतलब उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और उसके पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र जो उसके अंदर होगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य। कुल मिला के आप लोगों को याद रखना है, चालक के भीतर प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये चालक है, इसके प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र कैसा? चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आवेशित चालक के पृष्ठ पर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के
प्रत्येक बिंदु पर, यानी जितने भी बिंदु होंगे उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। ये बात ध्यान रखिए, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। जब ई पृष्ठ के लंबवत नहीं होगा तो उसके पृष्ठ के अंदर कोई घटक हो जाएगा जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर किसी बल का अनुभव करेंगे और गति करेंगे। अतः स्थैतिक स्थिति में ई का कोई स्पर्श रेखी घटक नहीं होना चाहिए। आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। जैसे देखो ये है चालक, इसका ये पृष्ठ है, अगर पृष्ठ के अवलंबन ना हुआ, ऐसा हो गया तो इस पर एक स्पर्श रेखा के अंदर से किसका घटक बन जाएगा, थीटा। तो ये हो गया ई cos थीटा। तो जब ई cos थीटा हो गया तो फिर स्थिर वैद्युत की स्थिति ही बदल जाएगी। स्थिर वैद्युत की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, फिर जो है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगे, उनका इसका अनुभव हो जाएगा, इधर उधर चलने लगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिए वैद्युत क्षेत्र हमेशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। चाहे जैसा वैसा ऐसा पृष्ठ है, तो अब यहाँ पृष्ठ का भाग देखो, यहाँ प्लस है तो ये वैद्युत क्षेत्र ऐसा हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस है तो ऐसा हो जाएगा। अब मान लो यहाँ माइनस आया तो ये हो गया, ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो इसका, तीसरा, ये दो पॉइंट सभी को समझ में आ गए होंगे। चालक के भीतर क्या याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य। चालक के प्रत्येक पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। इस प्रकार से अंदर तो वैद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, 0, लेकिन पृष्ठ पर अभिलंबवत। इसके बाद तीसरा, स्थैतिक स्थिति पर किसी चालक के अंदर या बीच में कहीं पर भी बीच के स्थान में, ये मान लो जैसे कोई चालक था, बीच के स्थान में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिए। चालक के भीतर स्थैतिक स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। ध्यान रखो कैसे, जैसे आप लोगों ने परमाणु पढ़ा था, एटम पढ़ा था, तो एटम जब आप लोगों ने पढ़ा, इस पर धनावेश होता है तो इसके चारों उतना ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है जिससे ये वैद्युत उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, वैद्युत उदासीन। देखो अब इसमें क्या, इनके अतिरिक्त कोई आवेश उपस्थित हो सकता स्थिर स्थैतिक स्थिति में, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, शून्य है। जब शून्य है तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आवेश नहीं हो सकता। ये आप लोगों को याद रखना होगा। ये 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। इसी से हम लोग ऐसे समझते हैं, कल मैंने
एक सवाल इसका लिया था। इसमें बेटा जरा तीनों पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार सब लोग अपना कमेंट करके लिख डालो। इनको तीनों पॉइंटों को आपको समझने में समस्या तो नहीं आ रही? जल्दी से फटाफट बेटा लिखो। प्रांजुल, नवनीत, शैलेश, अभिषेक, जल्दी से 3 नंबर जहां ना आया करे वहां तो जल्दी से तैयार रहकर उसको लिख के रखा। जैसे मैंने कहा तो तुरंत जो है सर वॉइस झंझना रही है। झंझना रही मतलब झंझना रही है। अब बताइए वॉइस, अब बताइए किस प्रकार से आ रही वॉइस? आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताइए। आवाज आ रही सभी को? मैंने इसको तो सही कर रखा है। आ रही ना क्लियर? थोड़ा जो झंझना रही है पता नहीं किसका रीजन, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए अच्छा इस पर डिस्कस करिए। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? आइए अब हम इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा और इसके बाद इसी में आप तीसरे पॉइंट में एक और कल जो सवाल मैंने पढ़ा था, एक सवाल कल जो सॉल्व किया था उसमें क्या था कि किसी चालक को अगर आवेशित किया जाता है तब इस स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ये भी इसमें ध्यान रखना। चालक के भीतर स्थैतिक स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। इसी पॉइंट में आपको ये भी रखना है कि आवेशित चालक को आवेशित करने पर चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है। उसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है, ये ध्यान रखो। चालक को आवेशित करने पर चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है। इसी को समझो, जैसे ये पृष्ठ था और ये है चालक। इसके अंदर हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया, एक कोटर ले लिया, एक गुहा गुहिका ले ली। अब आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसके अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र कैसा रहना? जीरो। कैसा बेटा? वैद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा पुटअप करना है? जीरो पुटअप करना है। और इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब इसके अंदर आपने ये कोई छोटा सा आयतन रख लिया, तो जब आयतन रख लिया इसके पड़ता अगर एक गॉसियन पृष्ठ बनाए,
ठीक है। और गॉसियन प्रश्न से अब हम चूंकि वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो इस गॉसियन प्रश्न की अवधारणा में जो पहला पॉइंट है, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, शून्य। तो जब बेटा वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो फाई की बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर से फाई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो। तो इस गॉसियन प्रश्न से वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी फाई इक्वल टू जीरो। तो जब वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो आवेश होगा गॉस के प्रमेय के आधार पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा जीरो। तो Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसके अंदर Q बराबर जीरो हो गया। अब जब जीरो हो गया तो इसका तात्पर्य जो तुमने आवेश दिया वो इसके कहां चला गया, पृष्ठ पर। जो अतिरिक्त आवेश होगा वो कहां चला जाएगा, इसके पृष्ठ पर चला जाएगा, और अंदर नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आप लोगों को तीसरा पॉइंट याद रखना है, चालक के भीतर स्टैटिक स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, और चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश इसी स्थिति उसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है। समझ गए। तो ये रहा तीसरा पॉइंट। इसके बाद अब इसकी अगली स्थिति में हम चलते हैं। ठीक है। अब देखो ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए सभी को। अब आइए इसका, यस कह रहा वॉइस क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। आकांक्षा, आवाज बताइए बेटा, सही आ रही है। अब सही है। अच्छा, स्पष्ट सुनाई दे रहा है सबको। फिर कह रहा प्रांजल सही नहीं है। बोलिए बेटा, बोलो, आवाज नहीं सही आएगा। अब से कब बताइए। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। नीरज कुमार, सब सही है सर। सचिन कुशवाहा, अरे खुले हैं बेटा, यहाँ विंडो खुली हुई, बाहर से आवाज आ जाती है। अब सही है, सब क्लियर है। चलो अब देखिए, इसी में हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि चालक के समस्त आयतन स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ के समान होता है। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है, नियत रहता है तथा इसका मान चालक के पृष्ठ के समान होता है।
अब आप लोग कहेंगे कि नियत क्यों रहता है, तो अब देखो वैद्युत विभव V बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट यार वेक्टर, क्योंकि E इक्वल टू जब चालक के भीतर 0 है इसलिए V बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये समझ गए? तो आप समाकलन करते हैं तो 0 को समाकलन नियत, तो चालक के समस्त आयतन का स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है, ये याद रखना है। चौथा पॉइंट। अब इसके बाद बेटा इसका पांचवा पॉइंट, एक पॉइंट और है, ये चालक की स्थिर वैद्युति है, और इसी चालक की स्थिर वैद्युति को हम लोगों को समझा रहे हैं कि आवेश कैसे बाहर चला गया, किस तरीके से पॉइंट है। पहला हो गया चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य, आवेश चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अविलंब होगा। चालक के भीतर स्थैतिक स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक को आवेशित करने में चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है, जिसको मैंने आप लोगों को इस तरीके से समझा दिया। अब आइए 5 नंबर पर। अब उसने ये प्रश्न किया है कि आवेशित चालक के जो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होता है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप जो है ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश, और इसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर, जैसे ये है तो ये एन है, तो यहाँ पर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका परिमाण हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखो इसी में इसकी अवधारणा ये कि अगर वैद्युत क्षेत्र बेटा बाहर की ओर है तो सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, और अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पृष्ठ के अंदर है तो सिग्मा इज लेस देन। ये भी ध्यान रखिए, मतलब अगर धनात्मक है तो बाहर की ओर, ऋणात्मक है तो उसी पृष्ठ की ओर। तो आप इसे चार के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र बेटा कितना होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n। समझ गए? अगर इसमें सिग्मा का मान 0 से अधिक, सिग्मा का मान 0 से अधिक है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, और अगर सिग्मा का मान 0 से कम है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बेटा अंदर की ओर। समझ गए? तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके करने हैं कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युति, अब चूंकि आपके सिलेबस में स्थिर वैद्युति है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें इक्वल टू 0 रहेगा। इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। इसके चालक के भीतर अतिरिक्त आवेश नहीं होगा। वो जो आवेश दिया जाएगा वो कहां चला जाएगा? तो आप जैसे अतिरिक्त आवेश नहीं है, अब आपने किसी चीज द्वारा इसको कैपिटल क्यू आवेश दे दिया तो वो कैपिटल क्यू आवेश कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत नियत रहता है। इसका मान चालक के पृष्ठ के समान होता है, अर्थात ये जो है V बराबर कांस्टेंट। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप लगा दिया। अगर V वेक्टर कहेंगे तो n कैप, नहीं E कहेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए बेटा? तो ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पांचों पॉइंट विधिवत आप लोगों को आने चाहिए। अगर विधिवत आएंगे तो जो भी इनसे सवाल बनेंगे वो आप लोग आसानी से बना लेंगे।
सबको क्लियर हो गया? आ गया। चलो इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी बच्चे। हो सकता है नोट्स में ना लिखा हो तो इसको अपना अलग नोट्स बनाए, उसी कॉपी में मेंटेन कर लें। समझ गए बच्चे सभी? इसके बाद बेटा एक इसमें और कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। चालक स्थिर विद्युत के अंदर स्थिर वैद्युत परीक्षण, ये भी एक मुख्य पार्ट है। स्थिर वैद्युत परीक्षण, जैसे आप लोगों ने कल सवाल में एक शब्द पढ़ा था कोटा, या उसी को गुहा कहते हैं। तो याद रखो स्थिर वैद्युत परीक्षण के आधार पर कोटा या गुहा के भीतर प्रत्येक परिस्थिति में इक्वल टू 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र बेटा शून्य होगा प्रत्येक परिस्थिति, याद रखो। समझ रहे हो? अभी इसको मैं अभी जैसे समझाया था, ठीक है? अभी इसी तरीके से आप चाहे चालक का आकार या गुहा का आकार किसी भी प्रकार का हो, आकृति कैसे भी, लेकिन उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा। इसके बाद देखो, यदि आवेशित चालक आवेशित भी है अथवा किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जैसे कोई चालक है, इस पर चार्ज भी है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में भी रखा है, और इसके अंदर ये कोटर है, गुहा है, तो इसके लिए बेटा सिग्मा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, और V का मान जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा V नॉट। जैसे मान लो यहाँ को V बराबर V नॉट नियत है, तो इसमें जो है इसके लिए मान बराबर रहेगा। अब इस पर क्या है, जैसे मान लो यहाँ ऐसा ये है, ये इस प्रकार से है, ये ऐसे इधर के इतने भाग में माइनस का है, जैसे अनियमित आवेश है, तो इसके लिए ये कंडीशन, तो जब यहाँ को देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ देखोगे वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, यहाँ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होगा, और इस स्थिति में सिग्मा इज लेस देन 0, और यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होगा 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि Q इक्वल टू 0, ये रिजल्ट यहाँ। तो आपको याद रखना स्थिर वैद्युत परीक्षण के लिए कोटर या गुहा में सदैव वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक? तो चालक पर आवेश प्रेरित, अगर चाहे आप चालक पर आवेश भी प्रेरित हो रहा हो या कुछ भी यहाँ प्रेरित हो रहा हो, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य, ठीक? बाहर चाहे कितना भी आवेश हो, बाहर चाहे कितना आवेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम बाहर वैद्युत क्षेत्र आवेश होगा तो उसी आधार पर वैद्युत क्षेत्र होगा। उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सदैव परिलक्षित रहती है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये कोटर हमेशा परिलक्षित रहेगी, शील रहेगी, ये भी ध्यान रखें। तो इसका मतलब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होना है? शून्य।
मोटर के अंदर बेटा याद रखोगे तो वहीका के अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, शून्य। तो जब वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा उसके चारों ओर अगर तुमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स I इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो जब ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 0 हो गया। गॉस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, तो इसके अंदर नेट आवेश कैसा हो जाएगा, शून्य। जब शून्य हो गया अब आपने इसको आवेश दिया तो कहां चला, बाहर। समझ गए। तो ये अवधारणा इसकी है स्थिर वैद्युत परिरक्षण की। इस प्रभाव, जो ये प्रभाव है स्थिर वैद्युत परिरक्षण का, जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, इसका उपयोग संवेदनशील उपकरणों वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। समझ गए बेटा। इस स्थिर वैद्युत परीक्षण के प्रभाव को संवेदनशील उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे कोई उपकरण वैद्युत क्षेत्र में जब आप रख देंगे तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी वातावरण का जो वैद्युत क्षेत्र, तो तुरंत से उस पर जो पहुंचने वाला जो आवेश होगा वो वायु में लीकेज हो जाएगा। जब वायु बेटा लीकेज हो जाएगा तो उसका जो इफेक्ट नहीं रहेगा, था तो उसका प्रभाव है, उससे हम जो वैल्यू निकाल रहे होंगे वो समाप्त। समझ गए। तो ये बेटा है, ये इसका याद रखिए, उल्का या कोटा। इसके बाद बताइए बच्चे, ये समझ में आ गया सभी को। ये सभी समझ में आ गया। कल इसी तरीके से सवाल मैंने बताया था। तो इसके अंदर जब वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गया तो आप समझ लीजिए इसको, अगर आपने आवेश क्यू दिया है तो कहाँ चला जाएगा, उसके पृष्ठ पर। और आवेश दे दिया, मान लो इसके स्मॉल क्यू दे दिया हो, ठीक है, जितना भी अतिरिक्त आवेश आप देते चले जाएंगे वो सभी कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर चला जाएगा। ये सब समझ गए होंगे, आ गया सभी को। अब चलते हैं वांडे ग्राफ जनित्र की ओर। वांडे वैज्ञानिक ने सन 1931 में एक जनरेटर का निर्माण किया और उस जनरेटर से उन्होंने उच्च दबाव लगभग 10⁶ मिलियन वोल्ट, 1 मिलियन वोल्ट का उत्पादन किया। और वहां पर उन्होंने जो वैद्युत क्षेत्र तैयार किया वो लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का था। अब आइए इसके प्रिंसिपल पर चलते हैं, वांडे ग्राफ जनित्र। और वांडे ग्राफ जनित्र का आप लोग लिखेंगे क्या कि वांडे ग्राफ के अनुसार, या वांडे के अनुसार सन 1931 में, या वांडे ने सन 1931 में एक ऐसी युक्ति का या एक ऐसे जनरेटर का या ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से अति उच्च दबाव लगभग 10⁶ वोल्ट की वोल्ट का उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसके बाद इसका सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या होगा, ये कैसे वर्क करता होगा। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या है बेटा, इस जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत निम्न 2 स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। वॉइस की बिल्कुल समस्या है बच्चों को, मैं क्लियर कैसे करता हूँ। सचिन कुशवाहा, आकांक्षा, वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही, क्या समझ
हाँ सब तो सब सही है। वॉइस क्लियर नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। अब बताओ बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आपको क्या है समझ में नहीं आ रहा। अब क्या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या कर सकते हैं? सब वॉइस झंझना रही है, ये आवाज सही से समझ में नहीं आ रही, झंझना रही है। यार दरवाजे खिड़की भी खोल दिए सब भाई। आज मैं दूसरी जगह से कर रहा हूँ, देखिए दरवाजा खोल दिए। अब बताओ किस तरीके से है, अब बताइए बेटा, अब किस प्रकार से आ रही है? अगर दरवाजा बंद ना करेंगे तो बाहर की आवाज आएगी। बोलो आप बताइए, किस त्रिवेदी क्लियर है? अब बिल्कुल सही आ रही है, बहुत अच्छे। अब से और बताइए, और बच्चे बताएं जरा। अभी आकांक्षा कह रही क्लियर नहीं है। प्रांजुल, सचिन क्लियर है? देखो बेटा देखो, वॉइस क्लियर नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। जल्दी बोलो जल्दी। क्लियर है विवान? बहुत अच्छे, चलो आइए प्रिंसिपल इसका देखिए। ये दो घटनाओं पर आता है। पहली घटना है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से, उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, प्राथमिकता से होता है। अब बेटा इसको समझो, प्राथमिकता से कैसे होता होगा। जैसे अभी हमने बताया था कि मान लो ऐसा, ये ऐसा चालक है, ऐसा चालक है, ऐसा ये। अब बेटा देखो इसमें, जैसे इसका सबसे नुकीला भाग ये यहाँ हम मान लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर प्लस आवेश दिया है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी? इसके अनुसार बाहर की ओर। यहाँ पर जो सिग्मा है वो ये होगा, तो इसका जो परिमाण होगा बेटा वो क्या होगा? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चालक की स्थिर वैद्युत की अवधारणा के आधार पर प्राप्त होगा। और अब चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ए। क्या होता है? क्यू अपॉन ए। तो जब बेटा ए की वैल्यू जैसे ई, इसलिए ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अवधारणा देखो,
ये जितना कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व उतना ही अधिक होगा। समझ गए बात? ए का मान जितना कम, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो अधिक होगा। इसी घटना पर आधारित किसी मंदिर में या किसी अच्छी इमारत छत पर नुकीला सरिया उपयोग में लाया जाता है, जिसको हम त्वरित चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरित चालक। इससे उस मकान को या मंदिर को, मस्जिद को हम लोग जो है त्वरित बिजली से बचा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही उस पर चार्ज आया, विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, ठीक, तो वो आवेशित होने के बाद तुरंत उसको रिलीज कर देता है, विसर्जित कर देता है। ध्यान रखना आपको, नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है विद्युत विसर्जन। ठीक, तो इससे कभी मंदिर पर या जिस इमारत पर, जैसे ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर एक त्वरित चालक लगा है, जिसका ऊपरी सिरा जैसे इसको देख रहे हो, ठीक, इस प्रकार से अगर हम चालक बना के लगा दें तो उस मकान की छत पर या उस बिल्डिंग पर कभी भी त्वरित बिजली प्रभाव नहीं डाल पाए। अपने सर पे लगा के घूमे, ठीक, आकाशीय बिजली आपके सर पे नहीं गिरेगी। इस तरीके से जो है एक इसका उपयोग वांडे ने किया था अपने जनरेटर में, वांडेग्राफ जनरेटर, वांडेग्राफ जनरेटर के नाम से आया। तो अब ये समझ गए कि किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, यानी जो ये विद्युत क्षेत्र रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है, उस सिरे से ज्यादा निकलेगा जहां पर क्षेत्रफल का मान कम होगा, यानी वो सिरा नुकीला। ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट, ये सिद्धांत मैं इसमें बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट है खोखले चालक का आवेश। खोखले चालक का आवेश गोली फोर्स है। खोखले चालक का मतलब गोली फोर्स से है, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। इसको भी समझिए, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। अभी इसको हम लोगों ने ऐसे थ्योरी से भी समझा था कि इसके अंदर जब विद्युत क्षेत्र हो गया जीरो, तो इसके अंदर नेट आवेश भी जीरो हो गया। तो जो आवेश बेटा आपने इसको दिया वो तुरंत कहां चला गया? बाहर। तो ये एक थ्योरी है, लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ, खोखला मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेंगे। तो जब स्पर्श नहीं करेंगे तो ये जो आवेश होगा ये बाहर कैसे जाएगा, तो समझते हैं। ये इसको ध्यान से समझिए। इसका प्रश्न पिछले साल ये वाला प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में। देखिए कि अगर हमने यहाँ पर एक चालक ऐसा ले लिया, ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और इसको जो हमने आवेश दिया, खोखला चालक है, इसको आवेश दिया, तो वो इसके पृष्ठ पर क्यू आवेश है। तो जब बेटा इसके पृष्ठ पर क्यू आवेश है, तो अभी आपने चालक स्थिर वैद्युतिकी में ये पढ़ा कि पृष्ठ पर जो वैद्युत विभव है वो इसके स्थान, प्रत्येक स्थान पर कैसा है, समान है, अंदर कैसा है, कांस्टेंट। और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा रहना, जीरो। तो इस पृष्ठ के पास
चित्रानुसार आर त्रिज्या के खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव अभी अभी इस स्थिति में V बराबर 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R। अब यदि हम मान लें, माना इसके R त्रिज्या के खोखले गोले के भीतर स्मॉल r त्रिज्या का कोई दूसरा खोखला गोला है और जिस पर आवेश स्मॉल q है। अब देखो इसके अंदर और उसी के केंद्र पर हो ये इसकी त्रिज्या है स्मॉल r और इस पर आवेश है स्मॉल q। अभी इन दोनों गोलों को जोड़ा नहीं गया, ये अलग है ये अलग है, ध्यान देना। तो जब ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक इसका विभव एक समान रहेगा। अगर हम इसी को बड़े त्रिज्या के लिए ज्ञात करेंगे, आवेश का विभव यही इसी आवेश से निकाला जाएगा। कैपिटल आर के लिए अगर हम ज्ञात करें तो कैपिटल आर के लिए बेस का मान हम लिख सकते हैं और स्मॉल आर के लिए बेस का मान लिख सकते हैं। तो आर त्रिज्या के छोटे गोले के कारण आर स्मॉल आर त्रिज्या के तो छोटा जो विभव हो जाएगा वो 1/4πε0 केंद्र पर भी होगा और इसके और यही यहाँ पर चूंकि ये आवेश रखा है, अगर यहाँ पर इसका वैद्युत विभव निकाले इस आवेश के कारण तो इसमें देखो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के कारण ध्यान देना V1 = 1/4πε0 ठीक। और इसी से ये छोटे ये किसके लिए आर त्रिज्या है और अगर कैपिटल आर त्रिज्या के लिए लिखें ये ध्यान देना यहाँ पर आवेश है तो इसके लिए ये हो गया आर त्रिज्या को जब यही कैपिटल आर के लिए निकालोगे तो V2 बराबर क्या बन जाएगा 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल। ये ध्यान देना यहाँ पर है SQ आवेश के कारण लिख रहे हैं स्मॉल आर के लिए इतना और कैपिटल आर के लिए इतना ठीक। और कैपिटल आर के पृष्ठ पर पहले से कितना है इतना और स्मॉल आर के कारण इतना और पहुंच गया सब विभव। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा, अब सब क्लियर चल रहा है सभी को बताइए, प्रांजल विवाह और लड़के बताएं सभी को क्लियर चल रहा है। मैं बताते चला जाऊंगा आप लोगों को कोई क्लियर ना बोलो। सभी को क्लियर है? हाँ मंग यादव ऑफिशियल ये क्लियर कर दे तो समझ लो सब क्लियर ऑफिशियल क्लियर कर दे। ठीक है अब देखो ये बात समझ रहे हो इस क्यू के कारण हमने दो विभव लिखे और बाहर वाले पृष्ठ पर पहले से विभव था
तो अब बाहरी गोले के लिए कुल विभव कितना हो गया? बाहरी गोले पर या बाहरी पृष्ठ पर कुल विभव वी आप कैपिटल आर जो संकेत के 1/4 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर और प्लस कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये बन जाएगा। तो वी आर इक्वल टू 1/4 ये तो कॉमन हो गया, क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल, ये हम यहां से लिख सकते हैं। इसको डाल दे इक्वेशन फर्स्ट, ये बाहरी पद हो गया। अगर हम इसी को अंदर ले चले, अब इसको देखो मैं अरेंज कर रहा हूं, ये पहला नियम आप लोग समझ गए होंगे सभी। दूसरे नियम को ऐसे मैथमेटिक्स आप लोगों को अलग एक पेज में साफ सुथरे में नोट कर लेना। और ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न जो है कल पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा 3 नंबर ये वाला, ठीक है। तो इसको ये समझ लेना, ये बाहरी पृष्ठ की बात हो रही है, तो बाहरी पृष्ठ पर विभव इतना हो गया। अब देखो छोटे गोले के पृष्ठ पर, छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव, जब छोटे गोले पृष्ठ पर विभव लिखेंगे तो बी स्मॉल आर से किससे लिख देंगे? बी स्मॉल आर। तो बी स्मॉल आर के लिए जब लिखेंगे छोटे गोले के पृष्ठ पर, देखो स्वयं के कारण इतना था, और अगर हम इसकी बात करें यहाँ ये आवेश रखा है ये, तो इसके पृष्ठ पर यहाँ पर भी विभव जाएगा इस आवेश का। तो इस आवेश का बेटा अंदर हो जाएगा 1/4 क्यू अपॉन आर होगा। इसका यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये समान है, ये ध्यान रखिए। तो अब इस पर जब छोटे गोले को लिखेंगे तो 1/4 क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसको ऐड कर लीजिए। v स्मॉल आर इक्वल टू 1/4 अंदर बचेगा क्यू अपॉन स्मॉल आर और इधर बचेगा कैपिटल प्लस में कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, इक्वेशन 7। अब एक बात ध्यान रखो, ये अंदर का है, ये बाहर का है। अब चूंकि v जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती r होता है, स्मॉल आर लिखने हैं कैपिटल, जैसे जैसे r का मान बढ़ता चला जाए v का मान घटता जाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर वाले गोले का विभव ज्यादा हो गया और बाहर वाले गोले का विभव कम हो गया। तो इसमें हम लिखते हैं विभवांतर, अतः Vr माइनस V कैपिटल R इक्वल टू, दोनों देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1/4 कॉमन आया, तो बेटा 1/4 कॉमन आया, स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। इसमें से भी बेटा क्यू कॉमन आ गया, तो वी आर माइनस वी कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल अपॉन 4/0 इनटू 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल। ये दोनों गोलों के बीच का विभवांतर आ गया, इसके और इसके बीच का, यानी स्मॉल आर त्रिज्या और कैपिटल आर त्रिज्या के बीच का विभवांतर आ गया। तो जब बेटा इसका विभव ज्यादा है, यानी कि वी आर इज ग्रेटर देन वी कैपिटल, ठीक है। तो धन आवेश बेटा कैसे चलता है? धन आवेश उच्च विभव से
किस ओर जाता है? निम्न विभव की ओर। इधर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो अब ये बात ध्यान रखो कि यदि अब हमने इनको इन दोनों गोलों को किसी चालक तार द्वारा संबंधित करा दिया, तो आपने इस चालक को, अंदर वाले चालक को किसी विधि द्वारा दिया गया संपूर्ण आवेश कहां जाने लगेगा? गोले के बाएं पृष्ठ पर जाने लगेगा। बात समझ रहे हो? बात ये धन आवेश स्वतंत्र रूप से उच्च विभव से किस पे जाता है? निम्न विभव की ओर। अंदर वाले गोले का विभव ज्यादा, बाहर वाले गोले का विभव कम। इनके बीच डिफरेंस ये आया है Vr minus Vr equal to 1/1 small r minus 1 कैपिटल। तो बेटा ये हो गया दूसरा इसका सिद्धांत। बताओ सभी।